हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद एन के पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो है मैं यहाँ पर कराऊंगा चंपावत जनपद कराऊंगा, जिसमें मैं आपको चंपावत जनपद अपनी कंप्लीट वीडियो में भी यहाँ पर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो है चंपावत जनपद से जितने भी हमारे पास प्रश्न होंगे वो आपके यहाँ पर सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि चंपावत जनपद जो है, चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई। तो चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1997 को। चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय भी इसका चंपावत जनपद में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है मुख्यालय? चंपावत जनपद में ही स्थित है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ, चंपावती जनपद के मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल इसका है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1766 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे लिंगानुपात, तो चंपावत जनपद का जो लिंगानुपात है वो है हमारे पास 980। कितना है यहाँ पर? 980। चंपावत जनपद का लिंगानुपात 980 है। ठीक है, और क्या है? 1000 लड़कियों पर 980 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जनघनत्व की। तो जनघनत्व कितना है यहाँ का? जनघनत्व है यहाँ का 147। तो काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है, इसमें प्रश्न जो हमारे बनेंगे, प्रश्न हमारे इस तरीके से बनेंगे कि यहाँ पे चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई। तो चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई? तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद की स्थापना की गई थी। फिर हमारे पास प्रश्न ये आ जाएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारे पास चंपावत जनपद ही सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। फिर हमारे पास क्या था? जनघनत्व की मैं यहाँ पे बात कर रहा। जनघनत्व कितना है यहाँ का? 147 जनघनत्व है। 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर कितनी है यहाँ पे? 10 की वृद्धि दर यहाँ पे हमारे पास 15.63% के हिसाब से यहाँ पे 10 की वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है, फिर ये साक्षरता दर कितनी है? चंपावत जनपद की साक्षरता दर, प्रश्न आ जाए कि चंपावत जनपद की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे 79.83%, 79.83% चंपावत जनपद की साक्षरता दर है। तो ये क्या है, हमारे पास अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते तो हमारे पास उत्तराखंड के PCS एग्ज़ाम में या UKSSC एग्ज़ाम में बहुत ही कम, और UK PCS में ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी डीपली से हमें याद भी होना चाहिए। फिर मैं वन क्षेत्रफल की बात करूँगा। वन क्षेत्रफल कितना है? 65.80। यहाँ का जो वन क्षेत्रफल है तो कितना है? वन क्षेत्रफल 65.80% यहाँ का वन क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? प्राचीन नाम। तो चंपावत जनपद के जो प्राचीन नाम, तो चंपावत जनपद के प्राचीन नाम कितने हैं यहाँ पे? कुमू, काली कुमाऊं, चंपावती, कुमू काली और कामादेश। तो चंपावत जनपद के यहाँ पे कुल कितने नाम है? प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन नाम चंपावत जनपद के 5 नाम है। कुमू, काली कुमाऊं, चंपावती, कुमू काली और कामादेश। तो प्राचीन नाम हो गए हमारे पास 5। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से किस तरीके से भी बन के आ सकता है कि चंपावत का प्राचीन नाम है। तो अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, हमारे पास 5 के 5 ही हमारे प्राचीन नाम है, और अगर आप इनको याद कर लेंगे तो चंपावत के सभी प्राचीन नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ चंपावत के उपनाम की। तो चंपावत का उपनाम क्या है? चंपावती क्षेत्र। तो चंपावत का उपनाम क्या है यहाँ पे? चंपावती क्षेत्र। तो फिर हमारे यहाँ पे बात करेंगे विकासखंड की। तो विकासखंड क्या है? विकासखंडों की संख्या कितने हैं यहाँ पर? 4। तो विकासखंड यहाँ पे 4 है। चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। ठीक है, तो यहाँ पे विकासखंड कितने हो गए हमारे पास? 4। तहसील कितनी हो गई? 5। और विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए हमारे पास? 2। और तहसील कौन कौन से यहाँ पे? चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी और पूर्णागिरी। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ विकासखंड 4 है और तहसील 5 है। तो यहाँ पे जो तहसील है इसमें एक्स्ट्रा है सिर्फ पूर्णागिरी। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इधर से 4 के 4 याद कर लो और इधर से 1 याद कर लो, तो आपके पास विकासखंड और तहसील सभी के सभी याद हो जाएंगे।
फिर मैं बात करता हूँ विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे कितने हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र है, चंपावत और लोहाघाट। तो चंपावत और लोहाघाट है, जबकि यहाँ पे क्या है, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला। प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है कि सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, चंपावत जनपद है। और जो चंपावत जनपद की प्राकृतिक सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो किस देश से लगती है, नेपाल देश से लगती है। ठीक है, तो नेपाल देश से लगती है। और जो हमारे पास चंपावत के ज़िले हैं वो अन्य कितने ज़िलों को स्पर्श करता है, तो जो चंपावत जनपद है अन्य अपने ज़िले कितने स्पर्श करता है, तो कितने ज़िले स्पर्श करता है, यहाँ पे 4 ज़िले, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे जो है चंपावत जनपद उत्तराखंड के 4 ज़िले स्पर्श करता है या उनकी सीमा को स्पर्श करता है। तो कितने, 4, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से बताइए कि चंपावत जनपद किस ज़िले को स्पर्श करता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन याद होने चाहिए, और अगर आपके याद है तो आप वहाँ पर सही आंसर लगा दोगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब चंपावत के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे हैं कि चंपावत की स्थापना चंद के संस्थापक, मतलब चंद वंश के संस्थापक सोमचंद द्वारा 953 में की गई थी। तो जो चंपावत जनपद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चंपावत की स्थापना चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के द्वारा मानी गई है। कब मानी गई है, 953 ईस्वी में मानी गई है। और चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर, प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, तो कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, चंपावत जनपद को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। तो कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, चंपावत जनपद को माना जाता है। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, किसकी, चंपावत जनपद की जो ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी 500 फीट ऊंचाई है। कितनी फीट ऊंचाई है, समुद्र तल से 500 फीट की इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे क्या है, 953 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक चंपावत जो था चंदवंशीय राजाओं तथा संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही। तो यहाँ पे क्या था, 953 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक ये क्या था, संपूर्ण कुमाऊं चंदों का था। मतलब यहाँ पे संपूर्ण कुमाऊं में चंदों का आगमन रहा है। यहाँ पे चंद यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने राज किया है संपूर्ण कुमाऊं पर। तो इसलिए यहाँ पे 953 से लेकर 1560 तक यहाँ पर चंदों ने राज किया है। और फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1560 ईस्वी तक चंपावत में चंदवंशियों का शासन होने के बाद यहाँ पे इनकी राजधानी रही है। कब तक, 1560 ईस्वी में चंद राजाओं ने राजधानी यहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी। तो चंपावत की जो राजधानी यहाँ पे चंपावत से कहाँ स्थानांतरित की थी, चंदों ने 1560 ईस्वी में चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर ली थी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि चंपावत में राजबुंगा किला जो किसने बनवाया था, सोमचंद ने बनवाया था। तो चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था, सोमचंद ने करवाया था। और फिर यहाँ पर अन्य किले भी हैं, जैसे गोलचोड़ किला, नौड़िया किला, भवन आदि यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर सभी स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाए कि राजबुंगा किला कहाँ पर स्थित, तो राजबुंगा किला कहाँ पर स्थित है, चंपावत में ही स्थित है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाए कि गोलचोड़ किला कहाँ पर स्थित है, ये भी चंपावत जनपद में स्थित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि नौडुगिया भवन या किला कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो ये सभी के सभी आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि किले भी अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। हमारे जो UKSSC आयोग द्वारा काफ़ी बार इस तरह के किले वाले मतलब प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चंपावत का प्राचीन नाम क्या है, कुमू। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंपावत के कुल प्राचीन नाम कितने हैं, 5। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। यहाँ पे ध्यान से देख, काली नदी होने के कारण इस क्षेत्र को कुमू काली भी कहा जाता है। तो चंपावत का जो प्राचीन नाम है उसको कुमू काली भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, काली नदी होने के कारण यहाँ पर इसे कुमू काली के नाम से भी जाना जाता है। और चंपावत का मूल नाम जो है चंपावती है। क्या है चंपावत का मूल नाम, चंपावती। यहाँ पे क्या है, चंपावती व गढ़की गाढ़ नदी के किनारे होने के कारण
तो इसको क्या है, चंपावत का जो मूल नाम है चंपावती क्यों पड़ा, यहाँ पे है चंपावती और गड़की काड़, गड़की गाड़ नदी के किनारे चंपावत स्थित है, तो इसलिए इसको चंपावती भी यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं का इतिहास के अनुसार, कुमाऊं के इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में, मतलब चंपावत की पूर्व की दिशा की ओर क्रांतेश्वर महादेव या कांतेश्वर महादेव, जिन्हें क्या कहा गया है, कानदेव या कुर्मपाद भी कहा गया है, वह कहाँ स्थित है, तो चंपावत के पूर्व में कांतेश्वर महादेव स्थित है, मतलब वहाँ पर उनका एक मंदिर स्थित है। कांतेश्वर महादेव पहाड़ के सामने मल्लानेश्वर मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे आपके साथ प्रश्न ये आ जाएगा कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार बद्रीदत्त पांडे के कुमाऊं का इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में कौन सा मंदिर स्थित है, तो कौन सा मंदिर स्थित है, क्रांतेश्वर या कांतेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि पश्चिम की तरफ कौन सा मंदिर स्थित है, यहाँ पर हिंगला देवी और नरसिंह देवता का मंदिर स्थित है। तो पश्चिम की ओर कौन सा मंदिर स्थित है, यहाँ पर हिंगला देवी और नरसिंह देवता का मंदिर स्थित है। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ चंपावत की चर्चा के कारण, तो चंपावत जो चर्चा में क्यों है, यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी पर्सन भी यहाँ से बनेंगे हमारे, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला, तो भगवान विष्णु के क्या है, यहाँ पे चंपावत से ही भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला यहाँ से मिली, जो कानदेव के नाम से भी जानी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कानदेव के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो कांतेश्वर या क्रांतेश्वर कानदेव, ठीक है, तो इस नाम से भी यहाँ पे इसका जो चंपावत का चर्चा का कारण रहा है वो भी यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पे जो चर्चा के कारण है, काफ़ी सारे जो आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर चर्चा के कारण है, क्योंकि जो चंपावत है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सेकंड है कि वानर राज बाली, मतलब वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा कि राज बलि द्वारा स्थापित किया बालेश्वर मंदिर किसने स्थापित कराया था, तो बालेश्वर मंदिर किसने स्थापित कराया था, यहाँ पर वानर राज बाली ने स्थापित करवाया था। तो वानर राज जो बंदरों के राजा रहे हैं बाली, उन्होंने यहाँ पे करवाया था। फिर यहाँ पे क्या है, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोरिल चोड़, तो यहाँ पे क्या है, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोरिल चोड़ भी कहाँ पर स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा कि स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ है, यहाँ पर क्या है, बौद्ध तीर्थ भी है स्थित, कि स्कंद पुराण के मानस खंड में भी ये बात कही गई है कि यहाँ पर बौद्ध तीर्थ है, और बौद्ध तीर्थ होने के कारण यहाँ पर चंपावत जनपद भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पे चंद राजवंश राजधानी के अवशेष, यहाँ पर क्या है कि चंदों ने यहाँ पर भी अपनी राजधानी बनाई होगी, उसके भी यहाँ पर से अवशेष मिले हैं। ठीक है, और कब से कब तक बनाई थी, 953 से लेकर 1560 तक इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और 1560 के बाद इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी, अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर ली थी। फिर यहाँ पर क्या है, चाय के बागान, मतलब चाय की खेती भी यहाँ पर की जाती है, चाय के बागान भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो चाय की खेती भी यहाँ पर की जाती है चंपावत में। फिर नेक्स्ट आएगा कि कैलाश मानसरोवर का पारंपरिक मार्ग, तो कैलाश मानसरोवर का पारंपरिक मार्ग कहाँ पर को होकर जाता है, तो वो भी चंपावत के पास से ही होकर जाता है। तो कैलाश मानसरोवर का पारंपरिक मार्ग कहाँ पर है, चंपावत में ही स्थित है। तो चंपावत को चाराल पट्टी का भाग माना जाता है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि किस जिले को या किस स्थान को चाराल पट्टी का भाग माना जाता है, तो किस जिले को माना जाता है, तो चंपावत जिले को या जनपद को माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा वायु पुराण व मानोदय काव्य में चंपावत का नाम क्या मिलता है, मतलब वायु पुराण और मानोदय काव्य में चंपावत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो चंपावती के नाम से जाना जाता है। ये आपको मैंने बताया कि चंपावती जो क्षेत्र है, चंपावती इसका उपनाम है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बालेश्वर मंदिर महादेव मंदिर की, तो बालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये भी चंपावत में ही स्थित। जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पर शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, तो जो यहाँ पर क्या शिल्प कला के यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर कला के भी कुछ अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, तो इसी कला के आधार पर बालेश्वर मंदिर में हमें
शिल्पकला के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ इसलिए शिल्पकला के कारण ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो बालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है। फिर यहाँ पे सेकंड आएगा कि बालेश्वर मंदिर में भगवान महादेव के अलावा माँ भगवती, भैरव, गणेश, माँ काली आदि की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है। तो बालेश्वर मंदिर में महादेव के अलावा किस किस की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई, किन भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई है? तो आपको यहाँ पे माँ भगवती की भी मूर्तियाँ मिलेगी, भैरवनाथ की भी और गणेश की भी, माँ काली, इन सभी की आदि की मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, फिर बालेश्वर मंदिर महादेव का जो निर्माण कराया था, ये कराया था 1272 ईस्वी में। ठीक है, तो कब कराया था? 1272 ईस्वी में बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था और चंद राजाओं ने ही इसका निर्माण कराया था। और इस बात का उल्लेख आपको मानस खंड में मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पर मिलता है? मानस खंड में। इस बात का उल्लेख आपको मानस खंड में मिलता है। फिर नेक्स्ट आएगा कि इस मंदिर के समीप अभय चंद द्वारा शिलालेख उत्कीर्ण है। तो इसी मंदिर के समीप, किस मंदिर के? बालेश्वर महादेव मंदिर के समीप एक शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे अभय चंद के द्वारा शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है। तो आपको यहाँ से जो है इनमें से सभी में से आपको प्रश्न भी यहाँ पर निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्रश्न निकालने आप सीख जाओगे, वैसे तो आपसे प्रश्न निकालने यहाँ से आते भी होंगे, बहुत से बच्चों से यहाँ से प्रश्न निकालने भी आते होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो में प्रश्न निकालना भी यहाँ से सीखते रहिएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो लाइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस मंदिर के समीप अभय चंद्र का शिलालेख उत्कीर्ण है। तो प्रश्न यहाँ से आपका कैसा निकलेगा? तो प्रश्न आपका यहाँ से ऐसे निकला कि चंपावत में स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर के निकट या मंदिर के समीप किस चंद राजा का शिलालेख उत्कीर्ण है? तो किस चंद राजा का शिलालेख उत्कीर्ण है? वो है हमारे पास अभय चंद का। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ प्रश्न निकलने होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि यहाँ पे नोट कर गए कि चंपावत में चंपावती नामक गाढ़ में 7 मंदिर स्थित हैं। तो मतलब यहाँ पे चंपावती नामक गाढ़ में कितने मंदिर स्थित है? 7 मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन कौन से? बालेश्वर, दीप्तेश्वर, क्रांतेश्वर, मानेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर और घटकेश्वर। तो यहाँ पे 7 मंदिर हैं। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से आ जाएगा कि चंपावत के चंपावती नामक गाढ़ में कितने मंदिर स्थित है? तो कितने मंदिर स्थित है? यहाँ पे 7 मंदिर स्थित है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। तो ये क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास चंपावती नामक गाढ़ में 7 मंदिर है, इनमें से सबसे प्रसिद्ध या प्राचीन मंदिर या प्रमुख मंदिर कौन सा है? बालेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये किस शैली के माने जाते हैं? ये माने जाते हैं द्विपुरुष शैली में निर्मित। तो हमारे पास जो है मंदिर हैं ये किस शैली में निर्मित माने गए हैं? द्विपुरुष शैली में निर्मित माने गए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि मंदिर से कांचल देव शासक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से कि चंपावत में स्थित किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो मतलब चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ? कांचल देव का यहाँ से आपको अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ से कि चंपावती देवी मंदिर व रत्नेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बालेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। तो चंपावती देवी मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर बालेश्वर मंदिर के ही निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? बालेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? चंपावत में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे क्या है कि चंपावत 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मतलब चंपावत से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, चंपावत से भी, जिसको हम क्या कुर्मपद या कानदेव के नाम से भी जानते हैं। तो क्रांतेश्वर को हम कुर्मपद या कानदेव के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा कि क्रांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो क्रांतेश्वर महादेव मंदिर हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। इसका अन्य नाम कानदेव या कुर्मपद नाम भी दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट, मानस खंड के क्रांतेश्वर की व्याख्या शिव क्रांतगिरी नाम से देखने को मिलती है।
तो मानस खंड के क्रांतेश्वर की व्याख्या जो है यहाँ पे क्रांतेश्वर महादेव मंदिर की जो व्याख्या है मानस खंड में किस नाम से देखने को मिलती है, तो शिव क्रांतगिरी नाम से देखने को यहाँ पर हमें ये मंदिर की व्याख्या मिलती है। वो किस में भी मानस खंड में मिलती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि नौ ढूंगाधार कहाँ पर स्थित है, तो नौ ढूंगाधार हमारे पास चंपावत जनपद में ही स्थित है, जिसको हम नौ पत्थर का मकान बोलते हैं। नौ ढूंगाधार को हम क्या बोल सकते हैं, नौ पत्थर का मकान भी कहा जाता है। तो नौ ढूंगाधार को नौ पत्थर का मकान भी कहा जाता है। ये कहा है यहाँ पे कि चंपावत के मांदली गांव में स्थित है। प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा कि नौ ढूंगाधार चंपावत में कहाँ पर स्थित है, या नौ ढूंगाधार नौ ढूंगाधार कहाँ पर स्थित है। तो नौ ढूंगाधार कहाँ पर स्थित है, वो चंपावत ना देकर आपको मेन लोकेशन दे दे कि मांदली गांव, ऑप्शन में मांदली गांव दे दे तो आप वहाँ पर मांदली गांव आंसर लगाओगे। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, किसी भी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर मिलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, नौ ढूंगाधार 9 पत्थर का मकान इसको कहा गया है। मतलब यहाँ पे अगर किसी भी कोने में गिरने पर या जाने पर हमें गिनने पर, किसी भी कोने में अगर हम यहाँ पर गिनेंगे तो हमें वहाँ पर 9 ही पत्थर गिनने को दिखाई देंगे। ठीक है, ना तो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे ना ही कम दिखाई देंगे। तो ऐसा यहाँ पर मानना भी है। ठीक है, और ये बात इसीलिए इसको 9 पत्थर मकान भी कहा गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि नागनाथ मंदिर। तो नागनाथ मंदिर कहाँ पर है, चंपावत तहसील भवन के पास स्थित है। ये किसने स्थापित कराया था, कीर्ति चंद ने स्थापित कराया था। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि नागनाथ मंदिर का निर्माण चंपावत में किसने कराया था, तो किसने कराया था, या किस चंद शासक ने कराया था, तो ये कराया था कीर्ति चंद ने कराया था। किसने कराया था, कीर्ति चंद ने कराया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास घटोत्कच मंदिर। घटोत्कच मंदिर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। घटोत्कच मंदिर जो है यहाँ पे भीमपुत्र घटोत्कच का ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, चंपावत में ही स्थित है। तो घटोत्कच मंदिर काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि घटोत्कच मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो घटोत्कच मंदिर हमारे पास चंपावत जनपद में स्थित है। इसको स्थानीय भाषा में घुटकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, घुटकू। तो स्थानीय भाषा में इसको घुटकू कहा जाता है। भीम व दानवी हिडिंबा के पुत्र थे। तो घटोत्कच जो थे किनके पुत्र थे, घटोत्कच भीम और दानवी हिडम्बा के पुत्र थे घटोत्कच। तो फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो सिर्फ इतनी है। और आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, आपको हमारे इस चैनल पर इसी तरीके से सभी जिले भी और उत्तराखंड से संबंधित सभी जितने भी हमारे पास एग्ज़ाम पेपर रहेंगे उनसे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न भी मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।